Good evening to all of you. I hail you at English with AS. Hello and welcome to UAS. आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस. लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस. निश्चित तौर पर आपको इस प्रैक्टिस का इंतज़ार होगा और उसी के लिए हम उपस्थित हैं आपके लिए. पुनः एक बार इस प्रैक्टिस को रिज्यूम करते हैं. आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, सिनोनिम ऑफ डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का सिनोनिम बताना है. माय डियर, यू ऑल नो, आप सभी जानते हो कि डिफरेंस का सिनोनिम क्या होता है. तो आप सभी जानते हो कि डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है. डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान. क्या? सम्मान. अब आप देखेंगे यहाँ पर याद रखिएगा, ये लिखा है डेफरेंस, DEFERENCE. आप DI से कंफ्यूज ना हो जाना, डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है और इसका मतलब सम्मान होता है. अब ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑप्शंस सभी लोग ध्यान से देखें. ऑब्लिगेशन, रेस्पेक्ट, पोस्टपोन, प्राइड. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, रेस्पेक्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम ऑफ नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद. ऑप्शंस फेवरिज्म, केयरलेसनेस, इनएफिशिएंसी, करप्शन. तो आप सभी जानते हो कि इनएफिशिएंसी का अर्थ होता है अकुशलता, करप्शन भ्रष्टाचार, केयरलेसनेस लापरवाही और फेवरिज्म मीन्स समर्थनवाद. तो नेपोटिज्म का जो नियरेस्ट सिनोनिम होगा वो होगा फेवरिज्म. द करेक्ट आंसर इज ए, फेवरिज्म इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और ये क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखें. सिनोनिम ऑफ बायफरकेट. माय डियर, बायफरकेट का अर्थ क्या होता है? बायफरकेट मीन्स होता है दो भागों में बांटना, किसी चीज़ को बांट देना, यानी कि दो भागों में बांटना या बीच से फाड़ देना, किसी चीज़ के दो टुकड़े कर देना. ऑप्शन देखें. रिड्यूस्ड घटाना, स्टैब्ड छुरा भोंकना, चाकू तलवार आदि भोंकना, प्लोड जोतना, फॉर्क्ड दो भागों में बांटना. है ना, फॉर्क तो आप जानते ही होंगे. तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, फॉर्क्ड इज द राइट आंसर. और यहाँ पर सही जवाब क्या है? फॉर्क्ड. नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या जानना चाहता है? सिनोनिम ऑफ लिबरल. माय डियर, लिबरल मीन्स होता है उदार. तो आप ऑप्शंस देखेंगे. प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, टॉलरेंट सहनशील, जेनरस उदार, एडुकेटेड शिक्षित. तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनेगा जेनरस इज द राइट आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन हमारा क्या जानना चाहता है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिनोनिम ऑफ हुडविंक, यानी कि ये हुडविंक का सिनोनिम जानना चाहता है कि आखिर क्या सिनोनिम होगा. तो माय डियर, समझना होगा कि हुडविंक मीन्स क्या होता है. वैसे इसका असली अर्थ पहले समझो. हुड मतलब होता है ऊपरी भाग, जैसे आँख है ना, आँख के ऊपर का भाग हुड कहलाता है. और विंक मीन्स होता है आँख से इशारा करना. अभी दोनों शब्द का जो संयुक्त अर्थ होता है वह क्या होता है? वह होता है किसी को धोखा देना. माय डियर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. हुडविंक का जो असली अर्थ होता है वो क्या होता है? किसी को धोखा देना. किसी को क्या देना? धोखा देना. अब आप इस शब्द से परिचित हो गए कि हुडविंक का अर्थ क्या होगा? धोखा देना. ठीक है, धोखा देना. ऑप्शंस देखें. डिसीव धोखा देना, स्टैब चाकू या छुरा भोंकना, कोलाइड के बाद विद लगता है और कोलाइड का अर्थ होता है टक्कर मारना, प्रिफर ज़्यादा पसंद करना. तो ना तो प्रिफर होगा, ना कोलाइड होगा, ना स्टैब होगा. सही आंसर बनेगा आपका डिसीव. डिसीव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. अपोजिट ऑफ एपिलॉग. एपिलॉग मीन्स होता है उपसंहार कथन, उपसंहार.
आप सभी जानते हो उपसंहार क्या होता है, अंत में आता है। इसी को भरत वाक्य भी कहते हैं, एपिलॉग। एज यू लाइक इट तो पढ़े ही होगे और याद होगा आपको कि एपिलॉग कहाँ आता है, रोजालिन ने बोला है अंत में, है ना। तो आप ध्यान दें, एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार कथन। ऑप्शंस देखेंगे, अपोजिट पूछ रहा है, इस बात पर ध्यान रहे। कन्वर्सेशन वार्तालाप, डायलॉग संवाद यानी कि दो लोगों के बीच चर्चा, ड्रामेटिक नाटकीय, प्रोलॉग प्रस्तावना लेख। अब ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शन बनेगा प्रोलॉग, क्योंकि प्रस्तावना प्रारंभ में बोली जाती है और उपसंहार अंत में। प्रस्तावना लेख, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अपोजिट ऑफ बेनिस। बेनिस का अर्थ होता है देश से निकालना। क्या? बेनिस का अर्थ होता है देश या राज्य से निकालना। किसी व्यक्ति को भगवान राम को उनके पिता ने क्या किया? बैनिस कर दिया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास से। और देखिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो बेटा ने कहा कि पिता दीन मुझे कानन राजू। कानन मतलब फॉरेस्ट। पिता ने मुझे क्या किया? मुझे कानन यानी जंगल का राजा बना दिया। इस देश का राजा ना बना के जंगल का राजा बना दिया, और इस प्रकार से मेरा सब कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे देखिए संतति थे। खैर ये तो बात थोड़ा सा हटके हो गई। आइए देखते हैं, बैनिश मतलब ध्यान रखना, देश से निकालना, अबेंडन त्यागना। ऑप्शंस ध्यान से देखो, हार्बर आश्रय देना, इंट्रूड जबरदस्ती घुसना, ड्रॉप टपकना। तो यहाँ पर माय डियर सही आंसर बनेगा हार्बर। हार्बर मतलब आश्रय देना। जगह जगह जब लोग जा रहे थे भगवान राम, तो कई जगह लोग संत मुनि आश्रय दे रहे थे उनको, है ना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनेगा क्या? हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखेंगे, अपोजिट ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स पुरस्कार। अब देखो पुरस्कार का अपोजिट दंड होता है, फिर भी ऑप्शंस तो देखने पड़ेंगे। डिमोशन पतन, फॉरफेचर पेनाल्टी, रेट्रीब्यूशन। अब आप बताओ कि यहाँ पेनाल्टी सही ऑप्शन होगा या रेट्रीब्यूशन? सभी लोग इस बात पर थोड़ा सा विचार करके बताएं कि पेनाल्टी और रेट्रीब्यूट में क्या सही आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि रेट्रीब्यूशन होगा या पेनाल्टी? और अगर रेट्रीब्यूशन होगा तो क्यों, और पेनाल्टी होगा तो क्यों? आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, अपने कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराइए कि आपको सही ऑप्शन क्या लगता है। माय डियर यहाँ पर सही आंसर क्या है? पेनाल्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, अपोजिट ऑफ रिजेक्ट। रिजेक्ट मीन्स अस्वीकार करना। ऑप्शंस एग्री, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस, अडॉप्ट। तो देखो एग्री मीन्स होता है सहमत होना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एम्ब्रेस गले से लगाना, अडॉप्ट अपनाना। तो ध्यान रखना यहाँ सही आंसर बनेगा एक्सेप्ट। एम्ब्रेस नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रेस का हम भावार्थ देखो, जब भी मीनिंग निकालो तो पहले आपको करना क्या है, पहले जनरल सेंस लेना है ना। तो यहाँ पर जनरल सेंस में तो ये गले लगाना हो गया। अडॉप्ट मतलब किसी चीज़ को अपनाना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अपोजिट ऑफ फॉस्टर। तो फॉस्टर पेरेंट्स तो सुना ही होगा। फॉस्टर मीन्स होता है पालन पोषण करना, यानी कह लो पालना या पोषण करना किसी व्यक्ति को। किसी कह दो कि जैसे क्या थे जो कबीर थे, उनके फॉस्टर पेरेंट्स थे, है ना। नीमा और नीरू नामक जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया था। हाँ, रिप्रेस मीन्स होता है दमन करना यानी दबाना। तो दबाना और पोषण करना दोनों अपोजिट हो जाएंगे। सही आंसर आपका क्या बनेगा? रिप्रेस बनेगा। इसके कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस भी हैं, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके कुछ ऑप्शंस पीछे थे, चेक और कंट्रोल कर्व, ये नहीं है। सही आंसर हो चुका है। 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स आप देख चुके हैं, अपोजिट वर्ड्स। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर्स। वन वर्ड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक व्यक्ति
जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ऑप्शंस देखेंगे सभी लोग ध्यान से, थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर देते हैं सो दैट अच्छे से क्लियर हो सके, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है समझे। ऑप्शंस थीस्ट, आस्तिक, एस्थेटिक का मतलब होता है, क्या होता है आप सभी लोग बताने का प्रयास करें कि एसेंटिक का मतलब क्या है। ये है सन्यासी। एसेंटिक का मतलब है सन्यासी से संबंधित। फिर है अथीस्ट, नास्तिक। फिर है अल्टर मतलब होता है वेदी जहाँ पर पूजा आदि की जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। देखिए एक अलग से वर्ड समझिएगा, एग्नोस्टिक। ये अगर ऑप्शन होता तो ये बहुत कंफ्यूज करता है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है, एग्नोस्टिक मीन्स अज्ञेयवादी, वन हु डज नॉट बिलीव इन द श्योरिटी ऑफ गॉड, जिसको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना हो, है कि नहीं है ये श्योर ना हो, उसे कहते हैं अज्ञेयवादी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो है नहीं है, ठीक है। अब जो व्यक्ति बिलीव ही ना करता हो क्या है, अथीस्ट है, यानी कि नास्तिक है। अथीस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझें। आइए सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, किसी भी घटना या कोई तिथि का वार्षिक सेलिब्रेशन, उत्सव। एनुअल वार्षिक, एनिवर्सरी वार्षिक उत्सव, अगस्त महात्मा, और सेनेटरी यानी कि शताब्दी 100 वर्ष से संबंधित। तो निश्चित तौर पर आप सही ऑप्शन पर पहुंच चुके हैं। एनिवर्सरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे जानना चाहता है वन वर्ड में, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, स्वयं के विषय में लिखी गई कहानी। बायोग्राफी, जीवनी, ऑटोमेटिक स्वचालित, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, और ऑटो स्टाइल यानी कि स्वयं की विधि। तो देखो यहाँ हमेशा ध्यान रखना, जब हिमसेल्फ आ जाए तो ऑटो शब्द लगाना, और बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा यानी कि स्वयं की कहानी। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वन वर्ड, सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, आर्किपेलागो, एडहॉक। तो आर्किपेलागो द्वीप समूह होता है, एडहॉक अस्थाई कहते हैं ना, एडहॉक में नौकरी करता है। कॉन्टिनेंट महाद्वीप, एक्वेरियम कृत्रिम मछली घर। तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा आर्किपेलागो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। भूलना मना है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि जहाँ पर मधुमक्खियों को रखते हैं, तो जो एवियरी होता है या पक्षीशाला होता है, यानी कि जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। एपियरी मधुमक्खीशाला, एक्वेरियम कृत्रिम मछली घर, और सेमेट्री कब्रिस्तान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एपियरी। यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर एवी है तो इसका मतलब बर्ड यानी कि पक्षी की बात हो रही है, और अगर एपी है, एपी आए, तो याद रखना मधुमक्खी की बात हो रही। तो यहाँ सही आंसर एपियरी होगा, क्योंकि बंदा दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए 4 में से एक सेंटेंस करेक्ट होगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, यह सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि सीनरी का प्लूरल नंबर नहीं बनता है। यह सही बनेगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, क्योंकि सीनरी का प्लूरल नहीं बनता है। चलिए, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द रूम कंटेंस 10 फर्नीचर्स माय डियर, आप सभी जानते हो कि हम फर्नीचर में एस नहीं लगाते हैं, यह भी गलत है। इसका सही होगा
10 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट, ही हैज़ 2 ब्रदर्स इन लॉज, और यह भी आप अच्छे से जानते हो कि ब्रदर इन लॉ का प्लुरल नंबर ब्रदर्स इन लॉ होगा, यानी कि लॉज में एस नहीं लगेगा, तो यह भी गलत। ये तीनों के तीनों गलत हो गए। अब लास्ट है, द फार्मर हैज़ 3 गॉट्स एंड 2 शीप्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 बकरियाँ यानी कि 3 गॉट्स और 2 शीप्स 2 भेड़ें। तो माय डियर आपको ये रूल जरूर याद होगा कि शीप का प्लुरल शीप ही होता है। शीप, स्वाइन, डियर, याद है ना, इनका सिंगुलर और प्लुरल अलाइक यानी एक समान होता है। दैट्स वाई 3 गॉड्स ये भी सही है, 2 शीप यह भी सही है, और करेक्ट आपका सेंटेंस हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑटम हैज़ डॉट डॉट ओन ब्यूटी। ऑटम मीन्स होता है पतझड़, हिज, हर, इट्स, नो वर्ड। तो माय डियर याद रखोगे कि जब ब्यूटी की बात चले, देखो जेंडर के विषय में बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर याद रखना, जब ब्यूटी की बात करें तो वह फेमिनिन जेंडर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हर इज द राइट आंसर। ऑटम हैज हर ओन ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जानदार है और कमीशन के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन भी है। गुड नाइट, हाउ डू यू डू। आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग, गुड डे, गॉड नोज, नो चेंज। ये जो अंडरलाइन लिखा हुआ है गुड नाइट, क्या यह गलत है। माय डियर यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सही वर्ड क्या आएगा, गुड इवनिंग आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम कहते हैं क्या हाल चाल है, इट मीन्स हम मिल रहे हैं। और बहुत अच्छे से याद रखना, मिलते समय चाहे रात में 12 बजे क्यों ना मिलो, लेकिन मिलते समय गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग बोला जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हियर इज वन ऑफ कंट्रीज इन एशिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। शी, ही, इट, दे। वैसे तो आप जानते हो किसी भी देश का नाम फेमिनिन जेंडर होता है, नहीं जानते तो जानिए, किसी भी कंट्री का नाम फेमिनिन जेंडर होता है। लेकिन यदि उसे ज्योग्राफिकल सेंस में यूज किया जाए तो उसे हम क्या मानते हैं, न्यूटर जेंडर मानते हैं। दैट्स वाई यहाँ सही ऑप्शन होगा इट। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जानदार है। द सन इज शाइनिंग विद फुल ग्लोरी, इट्स, हर, हिज, नो वर्ड। क्या यहाँ इट्स लगा दें, नहीं। क्या हर लगाएं, नहीं। हिज लगाएं, क्यों, थोड़ा समझें। सन कहते हैं कि सूरज में बड़ी आग है, और जो चीज़ें हीट, गर्मी, ब्रेवरी, ग्रेटनेस, महानता, यानी कि जो चीज़ गर्मी की प्रतीक है, ग्रेटनेस, महानता की प्रतीक है, उसे हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। और इसी बेस पर यहाँ सही ऑप्शन होगा हिज। द सन इज शाइनिंग विद हिज फुल ग्लोरी। नेक्स्ट, डक। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सभी को बताना है कि डक कौन सा जेंडर है। क्या ये कॉमन जेंडर है, आप बताएंगे। क्या ये कॉमन जेंडर है, क्या फेमिनिन जेंडर है, क्या न्यूटर जेंडर है, आप सभी लोग बताएं कि डक कौन सा जेंडर है। माय डियर एकदम सही जवाब है, डक फेमिनिन जेंडर है और इसका मैस्कुलिन जेंडर ड्रेक होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि डक मीन्स बतख, लेकिन असली में डक मीन्स होता है मादा बतख, और ड्रेक मीन्स नर बतख। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि डक फेमिनिन जेंडर है। नेक्स्ट, एक्सिस इज अ वर्ड, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, इटालियन। तो ध्यान रखना कि एक्सिस मतलब धुरी होता है, और यह एक कैसा वर्ड है, इसको कभी नहीं भूलिएगा। एक्सिस एक ग्रीक वर्ड है, और देखो इसका जो प्लुरल बनता है AX, IS के स्थान पर ES हो जाता है। ठीक है, ये फॉरेन वर्ड्स हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द मून हैज़ हिडन फेस बिहाइंड द हिल, हिज, हर, इट्स, दियर। बताएं, सभी साथी रिप्लाई करें। माय डियर सभी साथी रिप्लाई करेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। चांद ने अपना चेहरा पहाड़ी के पीछे छिपा लिया है, हैं? तो आप सभी जानते हो, चांद सा चेहरा तेरा क्या,
चांद भाई सुंदरता, ब्यूटी का प्रतीक है। और माय डियर, जो चीज़ ब्यूटी की प्रतीक होती है, याद रखना, भूलना नहीं, उसे हम क्या फेमिनिन जेंडर मानते हैं। एंड हर इज़ द राइट आंसर। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द सन। चांद ने अपना चेहरा पहाड़ी के पीछे छिपा लिया है। जरूर याद रखना, इस बात को भूलना नहीं, क्योंकि माय डियर ये मून सुंदरता का प्रतीक है ना, चांद सा चेहरा तेरा, तो याद रखोगे, भूलोगे नहीं। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द फॉक्स वाज गोइंग विद हिज कंपेनियन हिज हर इट्स दियर। गलती से भी इट्स नहीं लगाना। अब बताओ क्या होगा। फॉक्स मतलब लोमड़ी, तो याद रखना, क्या हर लगाओगे? नहीं, यही तो यहाँ लोचा है और इसीलिए तो क्वेश्चन आया है। फॉक्स माय डियर मैस्कुलिन जेंडर है, बहुत मज़े की बात, और विक्सिन होता है फेमिनिन जेंडर, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी, फॉक्स मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए सही यहाँ हिज लगेगा। द फॉक्स वाज गोइंग विद हिज कंपेनियन। और नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जोरदार, शानदार, जानदार। दो माई मीन्स स्मॉल आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विद मनी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना माय डियर, डिटेल समझाता हूँ। इज होगा कि आर होगा, वाज होगा कि वर होगा। तो यहाँ देखो प्रेजेंट है तो इज या आर में से एक लगेगा। माय डियर, जो मीन्स शब्द है जब ये नाउन के रूप में आता है, मीन्स, तो इसके अर्थ पर डिपेंड करता है कि यह सिंगुलर होगा कि प्लुरल। बहुत ध्यान से समझना, अगर मीन्स का अर्थ माध्यम है, क्या माध्यम है, तो यह सिंगुलर हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बोलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अगली बात सुनो। यही मीन्स का अर्थ यदि आय होता है, रुपया, पैसा, इनकम, तो यह हमेशा प्लुरल नंबर होता है। अब बताओ, जब मीन्स प्लुरल नंबर है, यहाँ अर्थ उसका आय है, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। दो माई मीन्स आर स्मॉल, यद्यपि मेरी आय कम है, फिर भी आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विद माई मनी, मैं अपने छोटे भाई की सहायता धन देकर करता हूँ। माय डियर, प्रैक्टिस कैसी लगी? अगर आपको भी मेरा इंतज़ार था, जिस तरीके से मुझे आपकी चिंता थी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूं कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस के लिए, क्या आपको भी इंतज़ार था? तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।